हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं तिलक का राष्ट्रवाद या तिलक के जो विचार हैं, राजनीतिक विचार और विशेष रूप से राष्ट्रवाद से जुड़े जो उनके विचार हैं, उन पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व के बहुत से आयाम हैं और ऐसा केवल बाल गंगाधर तिलक के साथ ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से जितने भी राजनीतिक चिंतक निकले हैं वो केवल राजनीतिक चिंतक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षक की, पत्रकार की, स्वतंत्रता सेनानी की, लेखक की और भी बहुत सी भूमिकाएं उन्होंने अदा की हैं और बखूबी अदा की हैं। और उन्होंने जो भी अपने विचार दिए हैं उन विचारों पर उस समय के जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी उसकी जो छाप है वो झलकती है। अर्थात उन्होंने जो विचार दी वो कोई शून्य में नहीं दिए हैं, बल्कि उस समय के जो हालात थे और उन हालात से कैसे निपटा जाए उस संदर्भ में हम उन विचारों को समझना चाहिए। वैसे भी हमने पहले की वीडियो में भी ये बात की है कि हर विचारक भले ही कितना भी सार्वभौमिक होकर बात करे, लेकिन उसके चिंतन पर उस समय की परिस्थितियों का असर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है जिस समय वो अपना चिंतन विकसित कर रहा होता है। तो यही बात तिलक को लेकर भी रही है। तिलक का जो राष्ट्रवाद का विचार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और परीक्षा में बड़े सवाल भी यहाँ से उठता है। तो राष्ट्रवाद से जो सामान्य अभिप्राय जो पहले भी हम बता चुके हैं कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम का भाव होना, अपने देश से एक भावात्मक लगाव हो जाना, उसके लिए न्योछावर का भाव विकसित हो जाना, उसकी भलाई में ही अपनी भलाई समझ लेना, ये सब राष्ट्रवाद कहलाता है। अब सवाल उठता है कि तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया। तो तिलक ने राष्ट्रवाद के उन्नयन में कैसे अपनी मदद की, अपना कैसे उसको आगे बढ़ाया, उससे पहले एक बात हम ये जान लेते हैं कि तिलक का जो राष्ट्रवाद था वो अपने ही जो इतिहास से प्रेरणा लेने वाला राष्ट्रवाद था। तिलक ये मानते थे कि हमारा अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी अपनी एक वैदिक संस्कृति रही है और हम जो सभ्यता के विकास के जो भी उन्नत पैमाने हैं वो हमने प्राचीन दौर में हासिल किए हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया और वो दौर केवल भारत में भी नहीं आया, वो दुनिया में ही आया, जिसे हम मध्य युग कहते हैं, जिसमें ज्ञान विज्ञान धराशायी हो गया, वो विकसित हो नहीं पाया और हर तरफ एक अंधकार और पिछड़ापन देखा। तो तिलक मानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वही गौरवशाली है और हमें वहीं से जो प्रेरणा के जो तत्व हैं या वहीं से हमें प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। तो एक तरह से तिलक पुनरुत्थानवादी हैं। भले ही वो राष्ट्रीय आंदोलन में वो क्रांतिकारी रहे हों, लेकिन इतिहास या जो सांस्कृतिक दृष्टि से वो एक पुनरुत्थानवादी थे, एक रूढ़िवादी थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो इस देश का जो भारतीय राष्ट्रीयवाद है उसको विकास करने के लिए उन्होंने स्वदेशी को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी अपनाओगे तो जो अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको आर्थिक शक्ति मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपको एक स्वाभिमान का भाव भी आपके जहन में आएगा कि ये हमारे देश की बनी हुई वस्तु है। आप अगर विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो एक तो वो आपके यहाँ के जो छोटा व्यापारी है या जो छोटा बुनकर है या जो कुटीर उद्योगों में जो काम हो रहा है उस पर विपरीत असर पड़ेगा, और दूसरी ओर आप
ने जो वस्तु खरीदी है, वो पैसा है, वो विदेश चला जाएगा। और दूसरी ओर आपको ये भाव होगा कि हमने ब्रिटिश व्यवस्था द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया जो कपड़ा पहन रहे हैं, तो एक तरह का जो कॉन्फिडेंस कहें या स्वाभिमान कहें वो नहीं आ पाता है, जो आपको तब आता है जब आपके पास अपना होता है। तो जो तिलक ने स्वदेशी का नारा दिया, तो उसके पीछे दोनों ही बातें थी। एक तो यहाँ के स्थानीय जो भी लोग थे, कामगार थे, उनको वो मजबूत करना चाहते थे, उसका अपना एक आर्थिक पहलू भी था। और दूसरा, वो जो ब्रिटिश सरकार को भी कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि उपनिवेशवाद का मुख्य आधार तो आर्थिक ही होता है। वो चाहते थे कि जब इस पर चोट पहुंचेगी तो जो अंग्रेज़ों के लिए यहाँ काम करना मुश्किल होगा, वो यहाँ से जाना पड़ेगा उन्हें। और एक लोगों में एक स्वाभिमान का बोध कराना था कि भाई हम भले ही फटे पुराने पहन लेंगे, लेकिन हम अपने पहनेंगे। तो ये राष्ट्रवाद के विकास में उनका स्वदेशी का जो विचार था, उसका योगदान था। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर काफ़ी बल दिया और उसका पाठ्यक्रम भी उन्होंने अपने हिसाब से निर्धारित करने की बात कही। ब्रिटिश सरकार के समय, ख़ासतौर पर मैकाले के समय जो शिक्षा प्रणाली भारत में विकसित हुई, उसका जो विचार था या उस शिक्षा प्रणाली के जो वैल्यू थे, मूल्य थे, वो पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित थे। और तिलक को लगता था कि ये जो शिक्षा प्रणाली है मैकाले के द्वारा भारत में जो प्रचलित की गई है, ये शिक्षा प्रणाली केवल भारतीयों को अपनी जो मूल संस्कृति से ही अलग नहीं करेगी, बल्कि वो आपस में लोगों को भी बांट देगी। ऊंचे और नीचे में एक वीआईपी कहें या जो विशिष्ट अभिजन तबका होगा, दूसरा कमज़ोर तबका रहेगा। तो तिलक ने इस बात पर काफ़ी बल दिया कि हमारी शिक्षा की भाषा भी हमारी होनी चाहिए और उस शिक्षा का पाठ्यक्रम हम पश्चिम के मूल्यों से या पश्चिम की जो प्रेरणाओं से नहीं लेंगे, बल्कि हमारा अपना खुद का जो इतिहास है वो गौरवशाली है। यहाँ बड़े महान योद्धा हुए हैं, बड़े संत हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज में लोगों को राह दिखाई है, बेहतर जीवन के आदर्श स्थापित किए हैं, अपने जीवन में भी किए हैं और लोगों को प्रेरित किया है। तो उन्होंने अपने ही इतिहास के जो गौरवशाली क्षण थे या गौरवशाली अध्याय थे, उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर बल दिया, ताकि आप अपने राष्ट्रवाद की प्रेरणा उधार की ना लें, बल्कि आप अपनी ही लें। और वो पश्चिम की जो संस्कृति है, पश्चिम के जो मूल्य हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा प्रगतिशील हैं, ज़्यादा आजमाए हुए हैं। तो यहाँ वो राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा के जरिए भी राष्ट्रवाद को लाने का जो प्रयास करते हैं। तिलक का योगदान एक ऐसे नेता के तौर पर भी रहा है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापकता दी, और वो व्यापकता विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच सौहार्द का जो माहौल है उसको पैदा करके दी। हिंदू मुस्लिम एकता के वो हिमायती थे, और उन्होंने जब 1914 के आसपास जो कांग्रेस वापस मिल गई थी, पहले कांग्रेस का विभाजन हो गया था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का भी मिलन हुआ और दूसरी ओर उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता किया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया, हालांकि जिस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में उभर रही थी और तिलक अपने जीवन के प्रस्थान के दौर पर थे। वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे थे, वो उम्र का तगाजा था, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने उसको समर्थन दिया। तो तिलक ये मानते थे कि हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहें, दोनों इस देश की ताकत हैं, और राष्ट्रवाद को अगर हम एक बेहतर मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो हमें सभी जो धर्म हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने हकीकत में इसे
संभव भी किया और उनके चिंतन में ये बात झलकती भी है। सामाजिक सौहार्द का उनका दूसरा जो बड़ा प्रयास है वो जातिगत जो निर्योग्यताएं हैं या जो सामाजिक अपवंचना है, अस्पृश्यता है, उसके खिलाफ उन्होंने मुखर होकर बात कही। यद्यपि वो एक उच्च समुदाय से आते थे खुद तिलक, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो जाति आधारित भेदभाव का खुलकर निषेध किया। और उनका एक बहुत जो प्रसिद्ध कथन है कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करता है तो मैं उस ईश्वर को ही अस्वीकार करता हूँ। तो इस तरह से तिलक ने हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए भी और जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन की बात कहकर भी उसका प्रयास करके और उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया, भारतीय जो जनमानस को परस्पर जोड़ने की कोशिश की और उनमें जितनी भी जो बुराइयां थी जो भारतीयों को एक दूसरे से अलग करती थी, उन तमाम बुराइयों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध जिसे कहते हैं, प्रतिशोध नहीं, तो उसका भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया और इसको उसके हिमायती भी थे। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में आप ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, उनके कानून हैं, उन सब का विरोध करते हैं और विरोध इस रूप में करते हैं कि आप उनमें सहयोग नहीं देते हैं। एक तरह का ये असहयोग है। लेकिन असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध में एक जो तकनीकी अंतर है वो सिद्धांत का है। असहयोग में अहिंसा का पालन एक सिद्धांत के तौर पर किया जाता है, निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा का जो पालन है वो एक नीति के तौर पर किया जाता है। अर्थात जब गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे तब वो सीधे तौर पर उनका ये था कि इस आंदोलन के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे हम पर कितनी भी बर्बरता क्यों ना आजमाई जाए। और उसका अब में दिखा भी, जब चौरी चौरा का कांड हुआ और पुलिसकर्मी मारे गए, जल गए, तो गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तिलक ये मानते थे कि हम ब्रिटिश सरकार से सीधे तौर पर हम इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके पास बल अधिक है, पावर अधिक है और वो हमें कुचल देंगे। इसलिए इन्होंने माना कि हमें अहिंसक होकर इनका विरोध करना चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि तिलक इस बात को मानकर चलते थे कि हम एक नीति के तौर पर अहिंसा का पालन करें। अगर तिलक के पास बल होता तो फिर वो अहिंसा का पालन नहीं करता। लेकिन गांधी ये मानते हैं कि अहिंसा एक सिद्धांत के तौर पर है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी जो अहिंसक व्यवहार है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों का अपना अपना विरोध का तरीका था, राष्ट्रवाद को बढ़ाने का तरीका था। तिलक स्वराज के बहुत बड़े हिमायती थे और वो कहते थे भी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज से उनका जो अभिप्राय केवल ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति ही नहीं था, ये तो उनका स्थायी था कि ब्रिटिश सरकार से मुक्ति मिले और भारतीय जो शासन है वो भारतीय लोगों के हाथों में आए, ताकि वो उनका कल्याण कर सकें और हम अपने शासन व्यवस्था को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संचालित कर सकें। हमारी प्राथमिकता हमारे समाज में जो भी लोग हैं उनकी हालात हैं वो रहें। लेकिन उन्होंने स्वराज्य का जो विचार दिया है, जो स्वतंत्रता का एक विचार दिया है, तो वह विचार आंतरिक स्वतंत्रता पर भी देते हैं, ताकि जो व्यक्ति के भीतर जो व्यवस्थाएं हैं, मजबूरियां हैं, उनका भी उन्मूलन होना चाहिए। तो इस तरह से वो स्वराज के जरिए भी राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे थे और जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे थे। तो मोटे तौर पर तिलक का जो राष्ट्रवाद के विकास में ये योगदान है। हालांकि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि तिलक के जीवन के, व्यक्तित्व के बहुत से आयाम हैं। उन्होंने पत्रकार के तौर पर जेल में यातनाएं भी सही हैं। सर वैलेंटाइन शिरोल ने तो उनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा।
और उससे पहले उन्हें बर्मा में जेल में भी रहना पड़ा। उस जेल में रहते उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी, जो मराठा और केसरी नामक 2 अखबार भी उन्होंने निकाले। शिवाजी और गणेश उत्सव भी उन्होंने लागू किए, उनका आयोजन प्रारंभ किया, ताकि लोगों में एकजुटता हो, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति उनकी समझ बेहतर हो और वो वहाँ से प्रेरणा लें। तो ये सब मोटे तौर पर तिलक का योगदान है, और बाकी इस पर विस्तृत चर्चा हम क्लासरूम में करेंगे जब भी फिजिकल क्लासेज संभव होंगी। धन्यवाद।